Good morning, Hello. good afternoon, Hello, good evening. everybody. Yeah. So here is Dr. Alok Kumar and Dr. Yogesh Rajurkar and Dr. Shri Krishna Dafle. So here we are together. Thank you for inviting us as Academy for this lecture it's about dermatology. So today we shall discuss 3 cases, one each from us. तो 3 केसेस आज हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि जो ड्रग पिक्चर है उसके जो मेन फीचर्स जो हमको क्लिनिकली हर दिन देखने को मिलते हैं वो हम आपके साथ में डिस्कस करें और उसको लाइव पेश करने की कोशिश करें सो दैट इट गेट्स इनग्रेन्ड इन योर माइंड एंड यू कैन इमीडिएटली सी देम इन योर क्लिनिक. सो माय केस इज ऑफ मोलस्कम कंटागियोसम and he was suffering from some other problems. It's a child, and Dr. Yogesh is going to present. She is around 11-12-year-old girl, and she was having those contact dermatitis. Sort of, I don't know. She had brought some paper of some dermatologist, and it was having written diagnosis as contact dermatitis and all. Okay. But to know the problem, because this diagnosis, I am not much into what diagnosis she is having. I am much into what type of person she is. I am looking at the man in disease and not the disease in man. That is why what I remembered from her prescription, जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा था कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, लेकिन उसको तकलीफ ये थी कि पूरे हाथ में उसको खुजली आती थी, क्रैक्स हो जाते थे, क्रैक्स होके घाव हो जाते थे और स्किन पेल हो जाती थी वहां से. तो ये उसको दिक्कत कई 2-3 सालों से चल रही थी. तो उसकी ये केस मैं बताऊंगा. इनकी केस है मोलस्कम की. It's a kid of 9 to 10 years old. Yes. And Krishna? My case is of a young boy. He's having psoriasis. Psoriasis. He has been to couple of skin specialists, and then he came to me. So we'll discuss that in later, although in detail in some time. But before that, I think before we start the session, I think we should explain what Yogesh meant by man in disease, disease in man. Right. Disease in man. So what basically we would be taking 3 cases. अभी हम लोग तीनों केस लेंगे और तीनों केस में आप जो तरीका देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये लोग केस देखते हैं, तरीके में कौन सी इस पे फोकस करते हैं आप, और क्या चीज लेनी है क्या नहीं लेनी है ये हम बताने वाले हैं. तो उसके पीछे का थोड़ा सा तात्पर्य बताने की कोशिश करें, उसके पीछे की थोड़ी सी क्या आइडिया है वो बताने की कोशिश करें. क्योंकि वी बीइंग अ होम्योपैथ, एज एवरीबडी एग्रीज, कि वी शुड बी लुकिंग एट द मैन इन डिसीज एंड नॉट द डिसीज इन मैन. क्योंकि ये जो फंडा है, मुझे इस फंडे से ही थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि भाई डर्मेटोलॉजी के ऊपर बोलो या तो फिर इसके स्किन के ऊपर बोलो. ये स्किन बीइंग अ होम्योपैथ, स्किन आता है सेकेंडरी, इज अ पार्ट ऑफ मैन. पहले आदमी के ऊपर बोलो. सो दैट इज व्हाई आई से कि आदमी. अभी आदमी के बारे में थोड़ा सा सुनते हैं. आलोक सर बताइए. आलोक सर इज वेरी गुड एट ही इज, मतलब आपको एपोरिज्म्स में है, उनके एक प्रेजेंटेशन है जहां पर वो मैन इन डिसीज कहां पर स्टॉलवर्ड्स ने बताया है वो भी आपको दिखा सकते हैं. So we shall show you some slides also. लेकिन जो सबसे जो मेरी पसंदीदा लाइंस हैं जो कि स्टालवर्ड्स ने बोली, उसमें से एक स्टालवर्ड है डॉक्टर CM बोगर, जिन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी दैट वी शुड नो आवर रेमेडीज एज वी नो आवर फ्रेंड्स. जो कि, और उसके बाद इंग्लिश में क्या लिखा उन्होंने वो तो मैं भूल गया, लेकिन उसका एसेंस ये है कि वो कपड़े बदल लेते हैं, वो जगह बदल लेते हैं, लेकिन उनका जो एसेंस होता है उन रेमेडीज का या आपके फ्रेंड्स का वो कभी नहीं बदलता. अगर कृष्णा इज अ वेरी लाइवली एंथुसियास्टिक फेलो, तो अगर वो कल किसी दूसरी कंडीशन में किसी दूसरे सिटी में अगर मुझे मिलेगा तो उसके कपड़े बदले हो सकते हैं, लेकिन उसका लाइवलीनेस और जो उसका एंथुसियाज्म है वो वही रहेगा, बिकॉज दैट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हिम. आज योगेश ये शर्ट पहने हैं, कल को दूसरी पहन सकता है, लेकिन जो उसका वाइबेशियस नेचर है वो हमेशा वैसा रहता है, या उसमें इधर उधर थोड़े बड़े चेंजेस होते हैं. सो दैट्स व्हाट डॉक्टर बोगर वांटेड टू कन्वे टू अस. तो दैट इज मैन इन डिसीज. सो मैन जो है, मैन इज कंपोज्ड ऑफ हिज विल,
his intelligence, his understanding, as Dr. Kent says. So what is this will, what is this understanding, what is this intelligence of a patient? तो जो will जो चीज है वो एक ऐसी चीज है जो कि डिजायर के ऊपर की होती है. डिजायर में क्या होता है कि हमें कुछ चीज चाहिए तो सिर्फ चाहिए, वहीं तक है. लेकिन विल में क्या होता है, एक एक्टिव फॉर्म ऑफ डिजायर होता है जिस हमेशा वो पेशेंट सोचता रहता है, उसको करने की कोशिश करता रहता है. तो ये किस तरीके से विल को डिफाइन किया है केंट साहब ने, उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आज हम शेयर करने की कोशिश करेंगे. और जो हमारा जो मेन मुद्दा वो ये सेशन करने का है वो ये है कि केस टेकिंग के कुछ ऐसे पहलुओं पर हम लोग जोर डालेंगे, एम्फेसाइज करेंगे जो कि अक्सर हम केस टेकिंग में छोड़ देते हैं. उसमें सबसे महत्वपूर्ण गलती हम क्या करते हैं, अक्सर पेशेंट आता है, हमारे सामने बैठता है, हम पेपर और पेन में बिजी रहते हैं. हाँ सर, आपका नाम, आपकी एज, आपका जेंडर, आपका डिजीज, आपका एड्रेस, स्टेट. तो ये जो एक फॉर्मेट हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं उसी में. पेशेंट ने एंट्री कैसे किया, पेशेंट ने जब आपसे अपॉइंटमेंट लिया किस टोन में कॉल किया, रिसेप्शनिस्ट को कॉल किया तो किस टोन में कॉल किया, आपसे जब बाहर लड़ाई कर रहा था, बाहर चिक कर रहा था रिसेप्शनिस्ट से, अंदर आकर के आपसे सर बड़े बड़े तहजीब से पेश आ रहा है. तो इस तरीके की कई सारी चीजें हैं जो कि पेपर में लिखने के पहले नॉन स्पोकन जो लैंग्वेज ऑफ द वाइटल फोर्स है जो पेशेंट की, वो बहुत 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 महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो छिपाई नहीं जा सकती है ना. तो दैट इज मैन इन डिसीज. मैन इन डिसीज. अभी ये तो इन्होंने जैसे आईपीआर में, मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, जैसे वो रिसेप्शनिस्ट के साथ कैसे बर्ताव करता है, डॉक्टर के साथ कैसे करता है, वही अपनी बीवी बाजू में बैठी है उसके साथ कैसे करता है, वही उसका बच्चा बदमाशी कर रहा है उसके साथ कैसे कर रहा है. दिस शोज द पर्सन, दैट इज ट्रू. लेकिन अभी वही एडेप्टेशन उसको उसकी बीमारी के साथ कैसा है वो भी समझना जरूरी है. मतलब अगर उसको बीमारी है तो वो बोलेगा सर मुझे बहुत चिंता रहती है, ये बीमारी को लेके बहुत डर रहता है, सर मुझे बहुत इसका टेंशन रहता है, सर ये ठीक नहीं हो रहा है, सर ऐसा है वैसा है. तू मेरे से दवा ले गया, 15 दिन हो गया, 15 दिन नहीं 2 महीने हो गए, मैंने दवा दी थी 15 दिन की. इट्स अ लाइव एग्जांपल, इट्स नॉट अ फैब्रिकेटेड वन. सो व्हाटएवर वी शैल टॉक विल बी प्योर क्लिनिकल. यस, ये क्लिनिकल है. आपके क्लिनिक में ऐसे सैकड़ों केसेस आते हैं. तो सर मुझे बहुत चिंता रहती है, ये बीमारी को हर वक्त मैं यही टेंशन लेके बैठता हूँ. अरे तू 2 महीना हो गया दवा लेके गया, मैंने दवा दी थी 15 दिन की, 1.5 महीने तेरे को पता ही नहीं है, तेरे को तकलीफ है, और बोलता है सर मुझे इतना चिंता रहता है, इतना चिंता. अरे कम ऑन, ये विल है. जिसका विल वाकई में परेशान है उस बीमारी को लेके, वो 15 दिन खत्म होने के 2 दिन पहले 13वें दिन पे बोल देगा सर तकलीफ हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा. तो देन दैट पर्सन इज रियली कंसर्न्ड. विल वो एक्टिव डिजायर है जो एक्शन में आ जाता है. और इस केस में उसका इंटेलिजेंस ने उसको डोमिनेट किया. अभी ये डॉक्टर से एक तरीके से मैनिपुलेशन में बात कर रहा है. सर मुझे बहुत चिंता डिजीज की, तो फिर भाई 1.5 महीने आप क्या कर रहे थे? 1.5 महीने तो ऐसे बैठे. नहीं सर वो क्या हो गया, फिर वो बच्चे की एग्जाम थी सर, फिर वो ये था वो था, तो फिर तो बहुत सारे बहाने आ जाते हैं. विल इज सच ए स्ट्रॉन्ग थिंग जो कि कंसिस्टेंटली हमारे दिमाग को, हमारे हार्ट को लगातार बम्बार्ड करती रहती है. एंड दैट वी नीड टू कैप्चर फ्रॉम एवरी पेशेंट. जैसे ना वो कहते हैं दिल है कि मानता नहीं, तो वैसे ही विल है कि मानता नहीं. विल को समझ विल है कि मानता है. तो ठीक है, उसी तरीके से हमको अब किस तरीके से उसको पकड़ना है, वी विल ट्राई टू सेव विद द केसेस. यस कृष्णा, गो अहेड. नहीं, वही मुझे बताना था कि जैसे हमें मैन इन डिजीज देखना है ना, कि जो बीमार है वो इंसान कैसा है. तो जैसे अगर उसको क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका नाम बताओ, एड्रेस बताओ, तो अगर वो बहुत ही केयरफुली अच्छे से बता रहा है, पूरा नाम बता रहा है, अच्छे से एड्रेस बता रहा है, तो ये जरूरी है कि वो कैसे बताता है. अगर नक्सोमी का है तो बहुत अच्छे से बताएगा, सारी चीजें बताएगा, माइन्यूट डिटेल्स बताएगा. वो बोलेगा सुमित सर, डबल ई, हाँ आई नहीं, हाँ डबल ई. सर B6 सेक्टर 9 नॉर्थ CBD बेलापुर
400614। सर, ये- सर फोन नंबर भी चाहिए? हाँ सर, ये नंबर ना कभी कभी बंद रहता है, शाम को मेरा चालू हो तो मेरा भी दे दो नंबर। तो ये इतना कोई कंसर्न है, इतना अच्छे से दे और रहा कोई है। आएगा, एड्रेस पूछेंगे, एड्रेस सर, एड्रेस किस लिए सर? और लैकेसिस वही है, लैकेसिस होगा तो उसको नंबर मोबाइल नंबर पूछते ना, या फिर उसको डेट ऑफ बर्थ पूछो उसको। वाइफ का और पूछेगा। मेरा, वो बोले मेरा नहीं तो मैं किसका चाहता, पेशेंट का ही चाहिए ना। तो वो बताते वक्त भी ना, हाँ सर, सर सेकेंड नहीं सर 4 फरवरी ये ऐसे होगा लैकेसिस का। और बीबी बगल में होगी कि हाँ 4 को था कि 5 को था। लेकिन नर्स होने का तो- ऐसा होता है ना कि सर कितना एज हो गया आपका? सर 35 नहीं सर, 34 years and 6 months। बोला आधार कार्ड नहीं बनाना है। मैं आपका आधार कार्ड नहीं बनाना है, केस पेपर में लिखना है उम्र कितना है। इतना भी जरूरत नहीं है कि एकदम पर्टिकुलरली बताओ। So these are the things which play a very very important role, or these are unspoken or non-verbal communications. और ये जो नॉन स्पोकन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना, वो सबसे ज्यादा होता है। 93% जो होता है ना, इसमें फिर 55%, 38% ऐसा कुछ Yes. ब्रेकअप है उसका, जिसमें टोन 38%, 55% उसका जो हम देखते हैं बॉडी लैंग्वेज वो होता है, और 7% सिर्फ होता है जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है सिर्फ। मतलब देखो किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस है, 93% बॉडी लैंग्वेज, टोन। आप याद करिए कि जब आपने आपकी फियांसे को या जिससे आपकी शादी होने वाली थी, जब उसको आपने प्रपोज किया था, तब उस वक्त क्या स्थिति थी? क्या स्थिति? एज अ मेल, हाँ। मतलब क्योंकि अक्सर मेल ही प्रपोज करता है, तो जब मेल कुछ बोलने वाला होता है और उसके पहले फीमेल को भनक लग जाती है, क्योंकि उनका जो इंट्यूशन होता है, सिक्स सेंस, दैट वर्क्स मोर। तो वो केस टेकिंग करने बढ़ जाती है। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। और जो मेल होता है वो बेचारा पसीना पसीना हो रहा होता है, वो वेट कर रही होती कि ये बोले, लेकिन ये बोलता नहीं है ना। लेकिन समझ, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। समझ में आ गया, सब कुछ हो गया है। सिर्फ 7% उसको बोलना है कि आई लव यू, आई वांट टू मैरी यू, वही तक कहानी है। तो ऐसा ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप ये देखिए कि पेशेंट किस तरीके से बैठ रहा है। कोई ऐसे बैठेगा, हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार, क्या हाल चाल है। कोई आके बिल्कुल सीट में आगे ऐसे बैठे, डॉक्टर साहब ये दिक्कत है मुझे, बड़ा बेकार हाल है सर, बड़ा बेकार हाल है, जिंदगी बिल्कुल बेकार हो गई। मतलब दीज आर जस्ट द वे टू सी। पूरी फैमिली अगर आई आपके पास में, हस्बैंड और वाइफ अगर में बैठे, तो देखिए वाइफ यहाँ बैठी है, हस्बैंड यहाँ बैठा है, व्हाट डज दैट मीन? और वाइफ इस तरीके से बैठी है क्योंकि उसका केस टेकिंग चल रहा है। मतलब व्हाट डज दैट मीन? इट शोज अ लॉट, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका मतलब दोनों की केमिस्ट्री ठीक नहीं है बिल्कुल, समझिए आपकी नहीं। मतलब आपने सामने अगर एक बुढ़िया औरत बैठी है और एक यंग न्यूली मैरिड लड़की बैठी है, तो आपने देखते ही पहचान लेना चाहिए कि बाजू में उसकी माँ बैठी है कि सास बैठी। करेक्ट। वो आपको देख के पता चल रहा है। और अगर आपको लगे माँ है और वो बोले नहीं सासू माँ है, तो आपको लगना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। यस। अगर सासू माँ के साथ में सासू माँ जैसे ऐसे बैठे रहेगी कि हाँ बोल रही है बुढ़ी, तो फिर सासू माँ सही है। ऐसे ही क्लिनिक में जस्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल, अ लेडी ऑफ अराउंड 45 to 56 years old, she comes with her mother-in-law, और वो देखते मुझे समझ में आया था कैसे she was supporting her, तो mother-in-law was around 65-70 years old, so she was supporting her like this, और ऐसे करके बैठा दिया, फिर उसके बाद ऐसे देखने लगी। So you see the chemistry, या तो डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ को बहुत सता रही है, या मदर इन लॉ ऐसी है जो डॉटर इन लॉ को सता रही है। और अगर ये बिल्कुल छुई मुई और मैं तो सबसे अच्छी हूं वाली टाइप हो गई आपके सामने, तो पक्का रूब्रिक हो गया हिपोक्रेसी है, झूठ बोल रही है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दादी माँ जो है उनको बाहर बिठाओ और 5 मिनट में पोल पट्टी बहू खोल देगी। दैट इज मैन इन डिजीज। उसके घुटने में जो हो रहा है, उसके पेट में जो हो रहा है, उसके सर में जो हो रहा है, that plays a bit of less importance, but the way she is complaining, जिस जगह पे किस तरीके से कंप्लेन करी, that plays a vital role, that is man in disease। तो अपने क्लिनिक में जो होती है ना चीजें, जो स्पॉन्टेनियसली होती है, नेचुरली होती है, और जो पेशेंट सोच समझ के बताता है, फिर आप लिख के लेते हो कंप्लेंट क्या है, बाशिश यहाँ बताओ, डैड को क्या हुआ, पेरेंट्स को क्या हुआ, घर में किसको क्या हो गया, आपको पहले कैसे हो रहा है, सब लिख के लेते हैं ना, उसमें आप केस मिस करते हो। बहुत बार ऐसे जो नेचुरली चीजें जो आपके क्लिनिक में होती है,
वो ऑब्जर्व करना होता है, वहीं पे आपको सारी बहुत सारी रेमेडीज तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगी, जो कॉमन रेमेडीज है वैसे ही समझ में आ जाएगी। एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, अभी रिसेंट एक पेशेंट आया, ग्लव्स पहने हुए है, मास्क लगाया हुआ है और उसके ऊपर टोपी लगाई हुई है, ठीक है, ऑपरेशन वाली। और उसने कहाँ से लिया, ये नहीं वो बाल गिरते ना वो लगा अच्छा, पैक अच्छा। करके हमारा आया। ऐसा लग रहा था कि सर्जरी करने जा रहा है। हाँ हाँ। तो ऐसे आया और वो आया बोले सर वो क्या है ना, थोड़ा बुखार वगैरह, गले में थोड़ा तकलीफ हो गया, आके खड़े हो गए यहाँ पे और मैं वहां पे बैठता हूँ, मतलब बैठ भी नहीं रहे। बैठ ही नहीं रहा था। तो उसको बोला अच्छा अच्छा बैठो, आप बैठो। तो बोला हाँ हाँ सर, हाँ हाँ, बोला बैठा ही नहीं। फिर बोला सर वो क्या ना गले में फिर ऐसे ऐसे हो रहा है, 4 दिन हो गए ऐसे हो गया, और हाथ भी ऐसे ही ना कहीं टच भी नहीं कर रहा है, इतना कॉन्शियस हो गया। तो उसको बोला, फिर सेकंड टाइम बोला अच्छा अच्छा नहीं नहीं बैठो ना, आप कब से तकलीफ हो रही है? हाँ सर, हाँ सर। नहीं सर वो 7 दिन से ना हो रही है, और नीचे देख रहा फिर से बैठा ही नहीं। तो उसको थर्ड टाइम, दिस इज अ पार्ट ऑफ डॉक्टर कृष्णा's केस टेकिंग दैट ही इज एम्फसाइजिंग ऑन हिम टू सिट। हाँ लेकिन वो क्योंकि देखना चाहता है कि कर क्या रहा है। क्योंकि हाँ, तो उसको तीसरी बार उसको इंसिस्ट किया कि अरे आप बैठ के बताओ, आराम से बताओ, मैं भी बैठा हूँ ना, आप सारी चीजें बताओ। नहीं नहीं सर ठीक है ऐसे ही, ठीक है सर ठीक है ऐसे ही बता दो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब क्या है कि उसको डर लग रहा था यहाँ से कोई बैठ के उसका इन्फेक्शन छोड़ दिया है और वो इन्फेक्शन आ जाएगा, मुझे हो जाएगा, ग्लोव्स पहना है, ये सारी चीजें फियर ऑफ, क्या है, फियर ऑफ बीइंग पॉइजन, फिर इन्फेक्शन का डर, कॉशियस कंटेंजन, ये सारे रूब्रिक लेने तो बहुत सारे लग, लेकिन इतना सस्पिशियस कौन होता है इतना ज्यादा? डर किसको होता है कि बैठ जाऊंगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा यहाँ पे किसी और का, गलती से अगर मैंने कुछ गलत किया इन्फेक्शन आ गया, तो ये किसको होता है? तो ये सिंपल केस हाइसोमेसिस का होता है। तो ये हाइसोमेसिस इस तरीके से बिहेव करता है। तो आपको इसके आगे 2-3 मिनट की बात होगी, इसके आगे जो भी करना है केस लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। Yes. अगर आप इसका एक फैंटास्टिक रूब्रिक है, डिलीजन इंजुरी इंजर्ड बीइंग सराउंडिंग्स बाय। ये जो सराउंडिंग्स है, जो क्लिनिक में फर्नीचर है, वो सब जो सराउंडिंग में आया है, टच कर रहा हूं। उससे कहीं मुझे इंजुरी हो जाती है, इस सब से इंजुरी हो सकती है, कहीं से इन्फेक्शन हो सकता है। सो ये इंजर्ड बाय सराउंडिंग, सिर्फ 3 रेमेडीज, लेकेसिस, हाइसोमेसिस और नाजा। एंड इसमें सबसे बड़ा फियर बिट्रेड कि मैं गलती से बैठ गया और वहीं पर मैं मार खा गया, और इसीलिए वो सुपर कॉशियस होता है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता है। तो ये मैन इन डिजीज ये है कि वो इंसान कैसा है, वो अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर रहा है, आपके सामने कैसे रख रहा है। अभी ऐसे एक केस मेरे पास मेरे से आता है, और डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? बड़े मजे हैं आपके। मैं कहा भैया क्या हो गया? ऐसे टाइम में कौन आ गए? बड़े मजे डॉक्टर साहब, सिर्फ 5 घंटा आजकल, उसके अलावा तो हम लोग को देखिए, हम लोग 8-8 घंटे घिसते हैं, 8-8 घंटे घिसते हैं और आराम से बैठ गए। उनको कोई वही नहीं, ना ग्लव्स है, ये भी मास्क ये जेब में डाला हुआ है। सो दिस इज मैन इन डिसीज। एक ग्लव्स पहन के आ रहा है, सब कुछ लगा के आ रहा है, दूसरा और डॉक्टर साहब बढ़िया। सो यू कैन सी हाउ केयरलेस दे आर, हाउ frivolous they are. So frivolous is a rubric. So that frivolous describes the state or describes the man in disease. A frivolous man comes with a skin problem to you. 4 महीने से है डॉक्टर साहब, ये 4 महीने से माँ बोल रही, 4 महीने से देखो हाथ में कितना पस निकल रहा है, कितने दिनों से मैं बोल रही इसको आजा डॉक्टर साहब के पास चलो, कितनी बढ़िया दवा देते हैं, कितनी तुम्हारा ठीक तो है, उतना ज्यादा नहीं है। क्या ज्यादा तो नहीं था, ये लेके आई, नहीं तो सर मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, देखा तो हाथ से बिल्कुल ये इन्फेक्शन से पस निकल रहा है। सो दैट इज मैन इन डिसीज। So let's start with the first case. Yes. I think we थोड़ा try to give सा you. आप समझ गए कि हम कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि केंट सर ने एक ये कहा था कि वन स्ट्रॉन्ग मेंटल जनरल, वन स्ट्रॉन्ग मेंटल कैन रूल आउट n number of all other symptoms. Yes. Can rule out n number of all other symptoms. You can say सर लेकिन उसमें तो ऐसी inverted margins थी, सर उसमें ये कलरेशन था, सर उसमें ये ग्रेनुलेशन था. These all can be ruled out if you have one fantastic mentor. और the thing is, अब तक अपन जो सीख रहे थे, it was that mental thing or getting a mind symptom was that very difficult, because how to reach a proper mental symptom, how to get a confirmed mind symptom rubric, that is what we have to learn. And if we master that, अगर उसको अपन ने मास्टर कर ली तो फिर कहानी बहुत आसान हो जाती है, बिकॉज वी आर हिटिंग राइट टू द कोर, परफेक्ट उस आदमी की कोर अगर अपन ने
हिट कर दी, तो नथिंग लाइक इट, यू विल सी मिराकुलस क्योर्स और ऐसी फैंटास्टिक आपको रिजल्ट्स देखने मिलेंगे कि आप खुद, हम लोग अभी भी चौंक जाते हैं, Right. अभी भी हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे ठीक हो गया. In होता है. essence, one thing I'd like to add here is what he wanted to convey is that this non-verbal communication, for this non-verbal communication, you need to keep your doctor's mind on the side. Because if you want to understand a person as a friend, मेडिकल नॉलेज बीच में ऑब्स्टिकल के रूप में आता है. मेडिकल नॉलेज का यूज करना है, लेकिन पर्सन को पहले समझ लेते हैं, फिर उसकी डायग्नोसिस को दिमाग में रखते हुए फिर हम उसकी प्रोग्नोसिस कैसी है, डोसेज कैसा है, पोटेंसी कैसा है, वो सारी चीजें बाद में आती. बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द मैन, वी हैव टू यूज आवर कॉमन सेंस. Layman should be in the front. Yeah, as a layman we should try to understand the patient, और उसमें मेडिकल नॉलेज बाद में हम ऐड करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद अ केस. इट्स अ केस ऑफ 9-10 years old बॉय. तो हम लोग अक्सर ये चीज समझने की कोशिश करते हैं एज अ लेमैन. आपका जो परसेप्शन जो है ना, आपका जो फील है, जिसको हम फील अक्सर बोलते हैं, कि जैसे फील इज अ सॉर्ट ऑफ क्वालिटी और एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन, जिसमें उसको कुछ ऐसी चीजें फील होती हैं दूसरे को देख करके, जिसमें रीजनिंग बाद में होती है, परसेप्शन पहले होता है, पहले फील होता है. तो एक एनर्जी, एवरीबडी इज कैरिंग एन एनर्जी, ठीक है ना. यू कैन से इट एज अ वाइटल फोर्स और वॉट एवर यू वांट टू से. आपको मुझे देख के कुछ फील हो रहा होगा, आपको कृष्णा को देख के कुछ फील हो रहा होगा, योगेश को देख करके कुछ फील हो रहा होगा. तो जो कुछ फीलिंग है, उन शब्दों को हम रूब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए कि माइंड सेक्शन ऑफ द रिपर्टरी हैज been most the unexplored. most unexplored section of the repertory, and I would say most ignored also. Although being the most important chapter. Although being the most important. So what happens? So this child enters in the clinic. First, father enters, and then the child enters. Do you think that it's a bit of peculiar thing? It may be. Let's see how the story unfolds. Father comes in. And the child follows. Father says, बैठ जाओ बेटा. 8-9 साल का बच्चा बैठ गया. कैसे बैठा? So here is the chair of the patient, and daddy is sitting there, and I am sitting there. So he comes, बैठ जाओ बेटा, आके, गुड मॉर्निंग डॉक्टर. किसने बोला था? I didn't greet him. He just comes. कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चों को सिविलाइज करने के लिए, मैनर सिखाने के लिए बोलते हैं, डॉक्टर को बोलो ना गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, हेलो बोलो, राइट ना. और वो आते ही बोला 8-9 साल का बच्चा. मेरा बहुत अच्छा बच्चा है यार, वेरी गुड बॉय. ये फीलिंग आता है ना. सो दिस इज द वाइटल फोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस इज द फीलिंग दैट ओनली. कितना सुशिक्षित और सज्जन बच्चा है. सुशिक्षित, सुशील बोल रहे हैं. सुशील, हाँ. सुशिक्षित, और जो भी आपको बोल रहा है, एक अच्छा फील लेकर के, हाँ, हाँ. है ना. आप चाहेंगे कि ऐसा बच्चा मेरा भी हो. हाँ, अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं है, वो मेरे सर पे चढ़ता है. लेकिन मजेदार है, ठीक है ना. तो वो आता है और उसके फादर ने बोला बैठो बेटा, ठीक है ना. तो जब वो बैठो बेटा बोले ना, तो उसने थोड़ा सा कमांड लगा मुझको. अब बेटे से मैंने पूछा, हाँ बेटा बताओ. सर मुझे ना, हाँ मैं बताता हूँ, आई एम द डैडी एंड ही इज द सन. नहीं रुको मैं बताता हूँ. डॉक्टर साहब ऐसा है कि इसको सर्दी खांसी जुकाम लगा ही रहता है. अब फादर ने बोलना चालू किया, राइट, एंड द चाइल्ड इज सिटिंग. ही लुक्ड एट द फादर. आप बोलिए. मतलब उसने बोला नहीं कि आप बोलिए, वो चुप हो गया. ऐसे कोई रिएक्शन नहीं है चेहरे पे. इसको सर्दी खांसी जुकाम लगा रहता है, और इसकी स्किन पे देखिए डॉक्टर साहब, ये पिछले 2-3 महीने से पता नहीं क्या क्या वाइट सा हो गया है. ये डॉक्टर की रिपोर्ट है, ये डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में हम लोग गए थे, एंड वाज अ केस ऑफ मोलस्कन. और हम लोग यहाँ पे खारघर में, यूपी से हैं हम लोग 2 साल पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं. और फलाना ठिकाना इस तरीके से बातें बताने लगा कि बाकी इनका पेट वेट ठीक रहता है, नींद में ठीक रहता है. इनका एक छोटा भाई है,
उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको ही प्रॉब्लम हुई है, फलाना ठिकाना, कई सारी चीजें उसने बताना चालू की। तो मैंने कहा, तो मैं उनको सुनता रहा, मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि द पेशेंट शुड टॉक। व्हाई इज हिज फादर टॉकिंग? 9-10 साल का बच्चा है, वो अपनी प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन कर सकता है, बिल्कुल, है ना? तो क्यों नहीं वो बोल रहा है? और आजकल होता क्या है ना, पेरेंट्स है ना, इफ अ चाइल्ड इज हैविंग सम स्किन प्रॉब्लम्स एंड इफ ही इज कमिंग टू यू, द पेरेंट्स वुड ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन। Yes. सर देखो खून निकल आ रहा है, सर इतना लाल हो गया जैसे पूरा खून, जैसे मांस बाहर आ गया और सर। बच्चा आराम से बैठा हुआ है। बच्चा आराम से बैठा है और माँ बाप ऐसे ये हो रहा है कि जैसे इनका खून बाहर आ गया। माँ कसम, नो इतना क्यों ब्लो आउट करते? you have to keep your eyes and ears open and even your mind working. Sorry boss, you have to understand that this mother is blowing it out of proportion. The child is relaxed and he is scratching it on the top of it. पैर लाल हो गया है और उसको कोई दर्द नहीं है, he is scratching it easily and मम्मी is, अरे मत करो उसमें से ऐसा हो जाएगा, बेटे देखो सर कितना हो गया। So that is how you need to understand when you are seeing a dermatological case. Please, the mother would blow it out of proportion and if you take those symptoms, then you have had it. तो फिर आपकी रेमेडी नहीं आनी। कई बार ऐसा होता है ना, मदर लाती है बच्चे को, सर इसको खांसी बहुत खराब खांसी आ रही, बहुत खांस रहा है। तब तक बीच में बच्चे ने कहा, देखिए सर कितना खांसी आ रहा है, कितना खांसी आ रहा है। मन करता है मम्मी कोई दवा दे दो, बच्चा तो ठीक है। दिस इज एक्सेजरेशन है। सो अभी आप ये सोचिए, 8-9 साल का अगर बच्चा है तो उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए नॉर्मल बच्चों में? वो जाके इधर देखेगा क्या हुआ है, अरे डॉक्टर साहब कंप्यूटर लैपटॉप बहुत बढ़िया है, अच्छा ये दिखाइए, ये आपके पास में जो पेन है, मेरे पास में भी पेन है। एक 8-9 साल के बच्चे से आप इस तरीके की चीजें एक्सपेक्ट करेंगे, और वो डिसिप्लिन होकर के, पापा ने एक बार बोला वहां से उठता ही नहीं है, उतनी देर से जैसा बैठा था वैसा ही बैठा रहा वो। तो दैट वाज वेरी पिक्यूलियर टू नोटिस। और बीच में क्या हुआ, जब फादर उसके एक्सप्लेन कर रहे थे उसको सारी चीजें कि ये होता है डॉक्टर साहब फलाना ठिकाना, तो बीच में उसको कोई चीज बोलनी थी, तो वो चीज मैं देख रहा था, क्योंकि आपको केस टेकिंग के दौरान जो पेशेंट है उसके ऊपर मेन आई रखनी है, क्योंकि उसका रिलेशन एनवायरनमेंट से कैसा चल रहा है, और एक आई उसके अटेंडेंट के ऊपर रखनी है, बहुत जरूरी है। उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, इससे बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। तो बीच में उससे रहा नहीं गया, तो उसने ऐसे किया, अंकल मैं एक चीज बोलूं, यू आर नॉट सिटिंग इन द क्लास डियर, बोलो ना आपको क्या प्रॉब्लम, बताओ ना। तो उसने कोई चीज बोली, लेकिन ये जो जेस्चर था ना, दैट्स सेड अ लॉट। मैंने कहा अरे यार, तो चलो बीच में बोलने की कोशिश कर रहा है और पापा उसको ऐसे से, हाँ ठीक है। तो दिस वॉज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग, यार बच्चे को बोलने दो ना। तो अंत में फिर हताश होकर मैंने बोला, सर आपका हो गया ना, हाँ ठीक है, अब इसको बोलने दीजिए। तो फिर उसने बताना चालू किया कि सर ये होता है, और ही वॉज यूजिंग डॉक्टर शब्द। अच्छा, डॉक्टर अंकल है ना, डॉक्टर अंकल है। तो फिर उसने भी खुद ये सारी चीजें बताई। तो मैंने, बेटा आपको इसमें दिक्कत क्या होता है? नो प्रॉब्लम डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं होता है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि लाइए देखते हैं कि क्या है ये। सो आई जस्ट स्टूड अप टू एग्जामिन हिम। तो जैसे ही मैं खड़ा हुआ एग्जामिन होने के लिए ना, उसको समझ में आ गया कि दैट आई एम गोइंग टू एग्जामिन हिम। सो ही केम नियर टू मी, डॉक्टर देखिए आपको देखना है ना। तो जस्ट अ जेस्चर दैट आई वांट टू एग्जामिन हिम, ही केम नियर बाय, दिखाने के लिए, सर देखिए आपको देखना है। अगर 10 साल का बच्चा है, आपके क्लिनिक में भी 10 साल के आते हैं, एंड द मोमेंट यू गेट अप देखूं, तो पहले दिमाग में आता अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, अब क्या करेगा ये, अब ये कुछ स्पैचुला विचुला निकाल के लगता है। पहले तो ये ऐसे कितने बच्चे हैं जो इधर सर गला, सर इधर, तुरंत सामने आ जाते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं, दैट यू नीड टू नो। इन मटीरिया मेडिका देयर आर a few remedies who are so open, who come forth
towards the doctor to Yes, show. yes. तो फिर इसी बीच में फिर बैठा, वो बातचीत होती रही। तो ऐसे बीच में मैंने पूछा कि हाँ सबसे पहले पढ़ाई में कैसा है? और पढ़ाई में अच्छा है, ठीक है। अभी इसका मेरे ख्याल में 5th या 6th स्टैंडर्ड में रहा होगा वो। इसका सर अभी 87% आया है। अभी हम लोग यूपी से आए तो कंपटीशन तो यहाँ बहुत है, तो हम लोग ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये पढ़ाई किया करे खूब सारी। तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो कितने घंटे पढ़ाई करता है? तो बोले सर स्कूल तो 3 साढ़े 3 बजे तक रहता है, तो शाम को स्कूल से आने के बाद मैं 7-8 बजे तक पढ़ाई करता है। मैं खेलता कब है? खेलता तो नहीं है सर। तो वो पापा की तरफ देख रहा था ऐसे करके, तो उसी में समझ में आ गया कि शायद इसको खेलने के लिए अलाउ ही नहीं किया जाता। और उनके कहने का मतलब ये था कि यूपी से यहाँ पे आए तो कंपटीशन यहाँ ज्यादा है। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू टू रीड बिटवीन द लाइंस। अभी 87% आया है, सिर्फ 87% आया है अभी, और आगे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना सर। अभी तो 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड ही है, तो अभी और आगे मेहनत करना पड़ेगा। तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस सार ये था कि बच्चे को एक्सप्रेस करने की आजादी नहीं मिल पा रही थी। अगर आपके सामने ऐसा केस आएगा तब एज अ लेमैन आपको यही सारी चीजें फील होंगी, अरे यार बच्चे को तो बोलने दो यार, आप काहे को बीच में बोल रहे हो। नो, यहाँ पे जो डॉक्टर का जो दिमाग है ना, वो साइड में रख करके अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा यार बच्चे को बहुत दबाया जा रहा है। सो इट वाज अ वेरी सिंपल केस ऑफ domination. You could sense the domination. Domination sense होता है। बोलने नहीं दिया जा रहा है। So you don't need to बच्चा ask जो them. हाथ ऊपर कर रहा है, परमिशन स्कूल में परमिशन ले रहे हैं। हाँ, परमिशन कभी ले रहा है। बच्चे को अपने डैड की मॉम के ऐसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये देखो ये मतलब बहुत बड़ी बात फ्री है। नहीं है ना, वो ओपन नहीं है। मम्मी पापा के सामने आप कैसे होने चाहिए? पापा है ना तो ऐसे बैठो ना यार, मम्मी चलो ना घर, चलो ना यार, चलो ना, रुक रे। रुक ऐसा होना चाहिए 8 साल का बच्चा। और ये बिल्कुल डिसिप्लिन होकर बैठा हुआ है। दिस इज द विल ऑफ दिस चाइल्ड जो विच इज कैरिंग एन आउट क्राई दैट आई एम बीइंग डोमिनेटेड and because of that domination I remain civilized. I behave in such a way that I don't disturb the environment. तो अगर आप डिवीजन करना चाहते हैं, मेजर मोटा बच्चों को ऐसे डिवाइड करो, शैतान बच्चे, सेंसिटिव बच्चे जो कि आते हैं और आपके क्लिनिक का एनवायरनमेंट में किसी को पता भी नहीं चलता, और कुछ ऐसे बच्चे आते हैं कि अरे यार ये अभी क्या तोड़ेगा यार, अभी क्या तोड़ेगा। बाजू के 2 शॉप को भी पता चल जाता है, कोई तो आ गया है, कोई तो आ गया है। और डरपोक बच्चे। तो ये जो दवा है, इसका एनर्जी हम आपको अब शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी दवा है विच इज वेरी सेंसिटिव, विच इज वेरी सेंसिबल, विच इज वेरी प्रीकॉशियस। ये एक तरीके का प्रीकॉशियस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बिहेवियर जो कि एज से पहले हो, मैच्योर्ड बिहेवियर, एज के पहले मैच्योरिटी, नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ बॉडी। जैसे हम लोग कहते हैं कि नाउ डेज द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ द गर्ल्स इज गेटिंग प्रीकॉशियस प्यूबर्टी की बात करते हैं। सो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी इज नॉट ओनली एट द लेवल ऑफ फिजिकल चेंजेस, इट इज एट द लेवल ऑफ माइंड ऑल्सो। And this is precocious behavior that he is talking to me in a very respectful way, in a very matured way. थोड़ा सा भी हिंट किया मैंने, ही वो दिखाने के लिए आ गया। पापा ने एक बार हिंट किया, नहीं बेटा बैठो, तो चुपचाप वो बैठा हुआ, बोल भी नहीं रहा बीच में, वो परमिशन ले रहा है। दैट इज प्रीकॉसिटी। मतलब अगर कोई बच्चा 2nd स्टैंडर्ड में है लेकिन वो उसकी मैच्योरिटी और जो समझने का तरीका, वो सारा उसका मैच्योरिटी लेवल अगर 10th स्टैंडर्ड का और वो है 2nd स्टैंडर्ड में, तो उसको आप बोल सकते हैं कि प्रिकॉशियस है, प्रिकॉसिटी है। आपसे एज से ज्यादा नॉलेज, एज से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग्स, बहुत समझदार। मतलब उस जैसे बोलते हैं बच्चे मतलब क्या, बच्चा मतलब कम समझदार। एग्जैक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल बचपना होता है ना, कम समझदार। एक एग्जांपल कि भैया मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। अरे ये बहुत महंगा है बेटा, बहुत महंगा नहीं, मेरे को ना मालूम, मुझे चाहिए। ये बच्चा है, दिस इज अ नॉर्मल चीज। उसको क्या प्राइस क्या करना है? दुनियादारी क्या है यार? ये नॉर्मल बच्चा है, ये नॉर्मल बच्चा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कितना बताया ना, 300 रुपए का है, महंगा है ना, कल अभी हम लोगों ने कितना खर्चा किया, अभी ये नहीं ले सकते हम लोग।
नहीं पापा, अगर पैसा इतना महंगा है तो रहने दो, नहीं चाहिए मेरे को। ये बच्चा नहीं रहेगा अभी, ये बच्चा नहीं रहेगा। ये बुढ़ा हो गया। ये बुढ़ा हो गया। क्योंकि एनवायरनमेंट ने उसको एज से पहले मैच्योर कर दिया। और आपको नहीं लगता कि आजकल का जो एनवायरनमेंट है, विच इज एनवायरनमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सो मेनी प्रिकॉशियस किड्स। कैसे? सिर्फ 87%, मतलब 97% अभी आना है, समझे ना? और उसका देखो, फलाने का 99% आया, तुम्हारा 97% ही आया है। हरिओम मतलब बच्चा को फोर्स किया गया। अब वो बच्चा नहीं रहा, क्योंकि पापा ने या मम्मी ने ऐसा किया हुआ है उसको। आपको नहीं लगता कि आजकल का जो सिलेबस है, अगर देखो तो मुझे तो घबराहट होती है अपने बच्चे का, देखता हूँ सिलेबस तो, अरे यार हम जो 9th-10 में पढ़ा करते थे वो 5th या 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। सो दैट इज पुशिंग देम, और दैट इज प्रिपेयरिंग देम फॉर अ एपिडेमिक ऑफ प्रिकॉसिटी। कैसा है ना, ये फोर्स हर एक, जैसे आलोक ने कहा कि ये बच्चा सेंसिटिव है, ही इज वेरी सेंसिटिव चाइल्ड। और कैसा है ना, फोर्स हम सबके पापा मम्मी ने की है ना। मतलब मेरे को मेरे मम्मी पापा ने जिस ईयर में सबसे ज्यादा फोर्स किया, मैंने पूरी जिंदगी में सबसे कम मार्क निकाले। 12th स्टैंडर्ड में, मतलब 10th में मैं कुछ डिस्टिंक्शन 78 के 80% लाया, तो बोले कि अभी तो मेरा बेटा MBBS करेगा, 90 के ऊपर निकालना। 12वीं में पूरा हाथ धो के पीछे पड़ गए। पूरी जिंदगी में जितने कम मार्क नहीं निकाले, उतने 12वीं में कम निकाले। सबसे कम मार्क 12वीं में। मतलब he was not sensitive at all for this thing. Senseless. इसका मतलब इसने वो प्रेशर नहीं लिया। हाँ, So susceptibility and individuality is also an issue here. एग्जैक्टली। तो ये इस आदमी को, इस बच्चे को डिफाइन करता है कि बाप कितना प्रेशर दे रहा है और ये कितना ले रहा ले है। रहा है। तो ये जो लेना है ना, दैट इज द सेंसिटिविटी और इडियोसिंक्रेसी ऑफ द पेशेंट। वो बोलते हैं हिंदी में ना कि जब तक मन कैकेयी ना हो, तब तक कोई भी मंत्रा आपके मन पर काम नहीं कर सकती। तो उसमें उसका भी कुछ ना कुछ रोल है, करेक्ट ना? तो द मेडिसिन वॉज वेरी वेरी सिंपल। द मेडिसिन वॉज, यू माइट हैव गेस्ड ऑल्सो, सिर्फ इतना बोलने से नॉट ओनली मोलस्कम और जो सर्दी खांसी की जो टेंडेंसी थी, so the medicine was simple, the prescription was very very simple, and it was carcinosin. तो कार्सिनोसिन 200 के 3 खुराक देने से, मात्र से ही 3 खुराक, मतलब एक ही खुराक ही कंसीडर करते हैं, and that is the posology. 200 potency was given in divided doses every 5 to 10 minutes 3 times. In an interval of 10 minutes, we give back to back 3 doses, and it is considered as a single dose. Yeah. And I asked him to come for the follow up within 15 days. 15 दिनों में इसको फॉलो अप के लिए बोला, एंड विद इन 15 days यू कुड सी द ड्रामेटिक डिफरेंस. फादर एंड सन एंटर एंड दे टेल कि सर सर्दी खांसी जुकाम तो तब से हुआ ही नहीं है, और ये जो है, जो वाइट वाइट जो दिख रहे थे मोलस्कम जो थे, वो सर काफी झड़ गए। अभी 1-2 बाकी है, लेकिन लग रहा है कि वो सूख रहे हैं। एंड विद इन अ मंथ और 2 ही वाज कंप्लीटली फाइन। तो सो दैट वाज द केस। अभी कार्सिनोसिन के थोड़े से जो मेन फीचर्स हैं वो एक्सप्लेन करना चाहेंगे। अभी देखिए, फिजिकल्स में अक्सर हम मटेरिया मेडिका में पढ़ते हैं कि ब्लू स्क्लेरोटिक्स, स्क्लेरा ब्लूइश, कैफ्यूले स्पॉट्स, मोल्स, ब्राउनिश मोल्स इन द बॉडी। तो ये कुछ फिजिकल लेवल पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कार्सिनोसिन की ड्रग पिक्चर में हमको अक्सर मटेरिया मेडिका में पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह लो या वॉट एवर इज द रीजन, मुझे ये चीज देखने को कम मिलती है, लेकिन देखने को फ्रीक्वेंट क्या मिलता है, वो ये डोमिनेशन है, वो ये सेंसिबल बिहेवियर है बच्चों का। ये सबसे अच्छा बिहेव करने की जरूरत, मतलब ये जो नीड है ना उस बच्चे की, कि मैं सबसे अच्छा बिहेव करूं ताकि डैडी जो डोमिनेट कर रहे हैं या फिर जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं वो उसको अच्छा समझे, अच्छा बोले, तारीफ करे, अच्छा ओपिनियन रखे उसके बारे में। ये जो जरूरत है ना उसकी, ये दिखती है आपको कि डॉक्टर को आके ग्रीट करना है, अच्छे से बैठना है, कोऑपरेट करना है, समझ जाना है, मान जाना है, जिद नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं देनी। अगर उसके पास एक एप्पल है और किसी सिस्टर को चाहिए और उसने जिद कर ली, ले लिया तो हाँ ले ले, पूरा ले ले। पहले दूसरों को देना है, फिर तो क्या, क्यों? क्योंकि मैं दे दूंगा तो मम्मा पीछे से बोले सी ही इज अ गुड बॉय है, हाँ शेयर कर रहा है, ये अच्छा बच्चा। तो ये जो जरूरत है ना गुड बॉय बोलने की, ये पैदा होती है। और ये किसने पैदा करी? ये डोमिनेशन ने पैदा करी। क्योंकि डोमिनेशन क्या होता है, अगर डोमिनेट कर रहे हो और अच्छे मार्क्स ले रहे हो तो तारीफ कर रहे हैं आप, मतलब उसको भी समझ में आता है कि अगर मैं 97%, 98% लाऊं तो तारीफ हो रही है, 2-3% कम लाऊं तो किसी और की तारीफ हो सकती है, या फिर मेरी तारीफ नहीं होगी तो उसको अच्छा ही लगता।
तो उसका सर्वाइवल मैकेनिज्म इस तरीके से चेंज हो जाता है। इस तारीफ के पीछे एक शाबाशी, एक ऐसे शाबाश बेटा, इस शाबाशी के लिए पूरी जान हम निचौड़ कर देते पूरी हैं। जिंदगी उसकी इसी में चली इसी में जाती है। चली जाती है। सो इट्स नॉट ओनली स्किन, अगर आपके पास में एडल्ट में भी ऐसे केसेस आएंगे कि जिसमें आपको लगेगा कि इफ यू चेक परफेक्टली यू विल फाइंड कि पेरेंट का डोमिनेशन था, या तो वाइफ का भी डोमिनेशन हो सकता है, वाइफ का और डोमिनेशन, सास का डोमिनेशन, सास का ससुर डोमिनेशन, और domination। ऐसे लोग माइल्ड स्वीट जेंटल बने रहते हैं, आपको उनके चेहरे पे गुस्सा नहीं दिखेगा, आपको लगेगा अरे यार तुम घर के आदमी हो और तुम्हारी बीवी की मम्मी तुमको डोमिनेट कर रही है और तुम उसकी बात सुनते रहते हो, नहीं सर वो ठीक है ना, कोई बात नहीं ना, दे रिमेन स्वीट एंड जेंटल। तो कार्सिनोसिन का ये दिस इज द विल एट द लेवल ऑफ विल वी आर टॉकिंग, उसका जो विल है ना दैट इज स्वीट जेंटल, इसीलिए इसमें एक पर्टिकुलर रूब्रिक है दैट इज नेचर लव्स। सो नेचर से रिलेटेड कार्सिनोसिन में रूब्रिक बहुत सारे हैं। तो नेचर का मतलब ग्रॉस लेवल पे है कि पहाड़, पर्वत, नदी वगैरह में जाना उसको अच्छा लगता है, ये हम अक्सर कंफर्म करते हैं पेशेंट से। लेकिन उससे ज्यादा अगर हमको कार्सिनोसिन समझना है तो नेचर कैसी होती है, नेचर ऑलवेज गिव्स, नेचर डजंट टेक, नेचर नहीं लेती है आपसे, नेचर खूबसूरत होती है, नेचर में एक टेस्ट होता है, नेचर में ब्यूटी होती है, नेचर में जेंटलनेस होता है, नेचर में मदरहुड होता है, देने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, देती ही रहती है। सेल्फलेसनेस इज द रूब्रिक ऑफ कार्सिनोसिन। तो अभी बच्चों में अगर आप देखें तो जो बच्चों का जो कोर है, देयर इज अ रूब्रिक कॉल्ड एज एलिमेंट्स फ्रॉम टू मच एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेरेंट्स। सो दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स। पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन का बोझा कार्सिनोसिन के ऊपर डाल देते हैं, या कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके ऊपर ये बोझा डाल करके उसको कार्सिनोसिन बना दिया जाता है, तो उसकी शुरुआत वहां से होती है। और फिर जब ये एक्सपेक्टेशन का बोझा उसके ऊपर आता है तो फिर वो प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज में जाता है, वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा और एक आंख मम्मी की तरफ करेगा कि मम्मी ने कुछ बोला कि नहीं मुझे अभी, बिकॉज दे वॉन्ट शाबाशी। और इसी चक्कर में अगर वो बड़ा बच्चा है या छोटा बच्चा भी है घर का, तो अपनी सारी चीजें बड़े भाई को दे देगा, फ्रेंड्स को दे देगा। सेल्फलेसनेस है, कॉम्प्रोमाइज कर देता है, कंप्रोमाइज करेगा एक, और अपनी डिजायर्स को सप्रेस करेगा, अपने आप को न्यौछावर करेगा अप टू एन एक्सटेंट कि देयर इज अ रूब्रिक दैट डिल्यूजन बीइंग अ मार्टियर। मार्टियर, अब मार्टियर इसका मतलब क्या हो सकता है मार्टियर का? मार्टियर, मार्टियर मतलब का ये हो जाना, शहीद हो जाना। शहीद हो जाना मतलब? शहीद अभी जो अपने बॉर्डर पे हैं हमारे आर्मी मैन, उनकी भी फैमिली है, उनकी भी बीवी है, उनके भी बच्चे हैं, लेकिन वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दाव पे लगा रहे हैं, और जरूरत पड़े तो शहीद भी हो जाते हैं। क्यों? कि हमारे घर, हमारे माँ बाप, हमारी बीवी, हमारे बच्चे सेफ रहे, इसीलिए वो अपने बीवी बच्चों का जो कर्ता पुरुष है घर का, उसे शहीद कर, इसे शहीद कहते हैं। तो उसको खुद का इंटरेस्ट बाद में, दूसरे का इंटरेस्ट पहले। तो ये क्लिनिक में कैसे दिखेगा? सर ये बड़ा भाई है, हम लोग कुछ भी लाते हैं ना घर में, तो ये अपनी सारी चीज छोटे भाई को दे देता है, और छोटा भाई है वो इतना ग्रीडी है कि सब कुछ ले लेता है, ये उसको बड़े प्यार से दे भी देता है, कोई ग्रज नहीं, कोई ग्रज। कुछ खाने के लिए लेके आया, बोलेगा नहीं पहले उसको दे दो फिर मैं लेता हूँ। तो इससे क्या होता है, शाबाशी भी मिलती है, इसके लिए सबका ओपिनियन भी अच्छा रहता है, और इसको ये जरूरत महसूस होती है कि उसको लगता है कि हाँ मैंने मेरा जो फर्स्ट था वो निभा दिया, और इसकी वजह से मुझे शाबाशी भी मिलेगी। ये होता है। एक मार्टिडोम का मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ। मतलब एक लेडी थी, हुआ यूं, उसको उसका पति कई सालों से, ही वॉज अ वेरी अब्यूजिव हस्बैंड, एंड रोज आके पीटना है उसने, झगड़ा करना है, एंड बीवी को मार मारना है, मारना है। ये मार खाती रही, तकलीफ होती रही, और वो कुछ भी बहाना ढूंढ लेता था कि ये इधर खराब है, तूने इधर पोछा नहीं, तो ये पति आने से पहले सब झाड़ू पोछा एकदम चकाचक, कहीं पर उसको मतलब उसको एक भी कारण नहीं देना है कि वो गुस्सा हो जाए। ये डरती थी, और उसकी इतना डोमिनेशन में थी कि वो एकदम स्पिक एंड स्पैन, खाना एकदम परफेक्ट, एकदम बढ़िया खाना, एकदम सब पानी भी जैसा चाहिए उसको वैसे परफेक्टली रखना है, इसलिए इतना ये करती थी।
लेकिन वो फिर भी कोई कारण ढूंढेगा ही। वो ढूंढ के मारता ही था। लेकिन ये उसकी ये ट्राई होती थी कि ये जो डोमिनेट करने वाला है ना, ये एक दिन मेरी पीठ थपथपाएगा, बस बोलेगा इसी के पीछे जिंदगी भर। ठीक है। अभी हुआ क्या, कुछ सालों के बाद में उसको पता चला कि ये क्यों मार रहा है। हाँ। क्योंकि इसका कहीं बाहर अफेयर है। ओ, इसका कहीं बाहर अफेयर है, तो इसको पीट पीट के इसको भगा दूं, ये छोड़ के चली जाए तो मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ हम्म, शादी बना लूं। हम्म, ऐसा इसीलिए इसको मार रहा था। जब इसको पता चला कि इसका अफेयर है, इसका मार्टेडोम देखो, ये बोल रही है अगर आप उसके साथ खुश है तो आप आप उसके जाओ। साथ शादी कर लो, मैं बच्चों को देख लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे कुछ नहीं देंगे तो भी चलेगा। आप अगर उनके साथ खुश है तो आप उनके साथ शादी कर लो। ये खुद एक मतलब ऐसी आपके पास केसेस है, आई फील ऐसी हर एक के पास एक Correct. केसेस है। Correct. ऐसे अपन ने अपने रिलेशंस में भी लोग देखे हैं। दोज विल से कि ठीक है, इफ यू आर हैप्पी विद दैट हार्मनी डिजायर, आप वहां पर अगर आनंद पाते हैं तो प्लीज आप उनसे शादी कर लीजिए, मैं आपको परमिशन देती हूँ कि आप कर सकते हैं, मैं आपको कभी तो ये नहीं ये मार्टिर का एक जो बिल्कुल मार्टिर जो अभी इन लोगों ने एक्सप्लेन किया कि शहीद हो जाना, अब क्लिनिक में कैसा दिखता है, ये क्लिनिक में ऐसा दिखता है। बच्चा भी ऐसे मार्टिर होता है। अभी मदर और फादर आपस में लड़ाई कर रहे हैं, इसको लड़ाई से डर लगता है। कार्सिनोसिन एक ऐसी दवा है जिसको क्रूएलिटी से, एग्रेशन से, थोड़ी ऊंची आवाज में डांटने से, नेचर से है ना, सॉफ्ट है ना, मदरली है ना, तो थोड़ा सा भी डांटा उसकी आंख में आंसू चल रहा, क्योंकि वो तो पूरी कोशिश कर रहा है ना कि मैं किस तरीके से प्लीज करूं। करेक्ट ना। माँ बाप के बीच में लड़ाई हुई, अब ये सोच रहा है कि यार मम्मी का पक्ष लूं कि पापा को, तो मम्मी को भी समझाने की कोशिश कर रहा है, पापा को भी समझाने की कोशिश कर रहा है। कार्सिनोसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट ड्रग्स ऑफ मटेरियल अमेरिका। तो वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा कि मम्मी भी खुश हो जाए, पापा भी खुश हो जाए और हार्मनी बनी रहे घर की। नेचर मीन्स हार्मनी, नेचर मीन्स बैलेंस। और यही चीज करते करते, जैसे इस केस में, योगेश के केस में, ऑलरेडी बैलेंस लाने की कोशिश कर रही थी कि ये हस्बैंड मुझसे किसी भी तरीके से प्लीज हो जाए, हम दोनों लोग साथ साथ में रहें और ये मेरी बड़ाई कर दे, ये मेरी पीठ थपथपा दे कि यार मैंने तुम्हारे साथ में इतना बुरा किया, फिर भी तुम इतने साल से मेरी बातें सुनती रही, मुझे झेलती रही। इसी आस में कार्सिनोसिन जिंदगी भर होता रहता है, कभी भी उसके अंदर रिवेंज या रेबेलियस एटीट्यूड नहीं आता। So that was कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन आपने सुन ली। Yes. तो अभी मेरी केस। Yes. Yes. तो मेरी केस, मेरे क्लिनिक में एक अराउंड 12-13 साल की लड़की, 12 years, हाँ अराउंड 12 years, एंड शी वॉज हैविंग दैट कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस, पूरा क्रैक्स और पील होने के और खुजली आने की हाथों में, दोनों हाथों में। एंड वो पिछले 1-1.5 साल से, और उसकी मम्मी जो थी, शी सीम टू बी अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। मतलब कहानी वैसी, दोनों मोमेडियन थे, तो मोमेडियन फैमिली थी। तो वो लड़की, वो एक इतना ऐसे बांध के होता है ना, पूरा बुरखा नहीं था लेकिन वो ऐसे इतना ब्लैक इतना बांधते हैं, ऐसा ऐसे इतना बांधा हुआ था। और मम्मी टोटल बुरखे में थी। एंड मम्मी आई, एंड मम्मी उसके पहले उसके बड़े भाई के लिए मेरे से दवा ले गई थी। उसका बड़ा भाई आई थिंक कोई जीशान करके नाम था आई थिंक। और वो जीशान सॉलिड ब्रिलियंट आदमी, सॉलिड ब्रिलियंट लड़का था। और उसको लाई इसलिए थी कि इसके देखो बाल पकड़े, मैंने उसके बालों में देखे 4-5 तो हो गए। तो होम्योपैथी उसके लिए अच्छी रहती, इसलिए इसको दवा दो नहीं तो पक जाएंगे। मतलब इतना सुपर केयर। 3-4 बाल नहीं पके उसको होम्योपैथी, और उसको बराबर 6 महीने दवा लिया और वो सही हुआ। आगे वो फिर आना बंद हुआ। और मैंने किसी दिन अपने कलमबोली में लगता है ना, बैनर लगते हैं ना क्लासेस के कि आवर टॉपर्स, तो उस टॉपर्स में जीशान का नाम था। मैं बोला अरे ये तो पेशेंट है अपना। बोलो माँ कसम, बोला ओ वाह, ये अपने, ये मैं सबको अरे मेरा पेशेंट है। तो मतलब उसका भाई, ही वॉज सच अ टॉपर। ये उसको कुछ 92-94 ऐसे कुछ मिले थे।
सिर्फ 94 That's how Carcinogen is produced. सिर्फ 94 सर, अभी 94 ही आ रहा है अभी। तो उसकी मम्मी वॉज सुपर इंटेलिजेंट एंड शी अंडरस्टूड कि हाँ अगर बाल बिल पकड़े हैं तो होम्योपैथी इज अ बेटर चॉइस ऑप्शन, एलोपैथी में उसके लिए कुछ है नहीं, तो इसीलिए होम्योपैथी लेने के लिए आई ऐसे वैसे। तो इसको जब स्किन का हुआ तो सर देखो क्या हुआ था, जिसको ये साल को ये चालू हुआ और वो लड़की बेचारी ऐसे लगा के एक प्लेजेंट स्वीट स्माइल के साथ में बेचारी बैठी है वहां पर, है। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, बोला सर ये इसको ऐसे ऐसे चालू हुआ। तो फिर मैंने देखो, फिर उसने फाइल निकाली, फिर वो क्रीम्स निकाले, फिर वो टैबलेट्स और ट्यूब्स और लोशंस और हैं, बोलो वेरी गुड। तो इतना सब सर, फिर इनके पास गए थे सर, फिर उसके बाद में मैंने इनको ये दिया, फिर ये किया, और फिर सर मैं उसको इसमें खेलने नहीं देती, मिट्टी में खेलने नहीं देती, ये नहीं खेलने देती, उसको मैं धूल से ये करती रहती हूँ, दिन में 4 बार धोती हूँ उसको, ये करती हूँ वो करती हूँ, ऐसा वैसा ये वगैरह। तो ये लड़की बेचारी चुपचाप सुन रही है, सेम कहानी जैसी तुम्हारे यहाँ पर है कि ये चुपचाप सुन रही है ऐसे वैसे। लेकिन सर फिर भी ये जैसी क्रीम लगाने बंद कर देती हूँ फिर हो जाता है सर, फिर ये शायद पता नहीं ये कहीं पर मिट्टी में हाथ डाल देती होगी। तो ये बोले अरे लेकिन तू कहीं जाने ही नहीं देती मेरे को कहीं, मैं ऐसा बोली हाँ मम्मी को बोले कि तुम तो कहीं जाने ही नहीं देती, खेलने नहीं देती। तो फिर ये वापस कैसे होता है ना, उन्होंने कहा है कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस धूल मिट्टी में जाएगा तो ये होगा ऐसा ऐसा। तो फिर ये चुप हो गई, मैं बोला अरे लड़की चुप हो गई। ये ऑब्जर्वेशन मेक्स अ डिफरेंस। सो तो मैं ये देख कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कहा आप तो जाने नहीं देते ना मुझको, तो कैसे होगा? डॉक्टर ये जाने नहीं देते मेरे को खेलने का, और बोलते हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे, दे विल स्टार्ट फाइटिंग देयर एंड देयर। सो that's a sort of defined nature. डिफाइंड नेचर। एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन अलग, दिस अब तो मुझको जाने नहीं देते नहीं। ना आप तो मेरे को जाने दो, लेकिन तो फिर होता कैसे वापस? फिर ये चुप हो गई, फिर चुप ना बोला ओके। ये सब जो केमिस्ट्री आगे चलती है ना, वॉट एवर गोज अप इन फ्रंट ऑफ यू, द मदर एंड द चाइल्ड इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट? एंड what age it is a 10-12-year-old girl. She will be now stepping into her teens, 13-14 में चली जाएगी अभी थोड़ा सा ये प्यूबर्टी एज है, थोड़ा सा ईगो आता है, आना चाहिए, है ना? करेक्ट। थोड़ा सा ईगो आता है। अगर आपके बच्चे हैं सबके, और आप जब तक के बच्चा 8-10 साल का है तब तक है ऐसे बैठे तो वो बैठता है, लेकिन जब वो 12-13-14 का हो जाता है बैठा था खाए को बैठो, जब ऐसे सामने से आंसर आता है ना तो आपका ईगो हर्ट होता है। अरे आज तक तो बैठ रहा था, अभी उल्टा पूछ रहा है क्या को बैठो। और दिस इज अ नॉर्मल चेंज, दिस इज अ नॉर्मल चेंज, दिस हैपेंस। ईगो आता है, उसकी आइडेंटिटी बनती है। दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड अ मैन। तो ऐसे उसने, लेकिन इसमें बड़ा माइल्ड सा ये था कि आप तो खेलने नहीं देते, जाने नहीं देते, तो फिर बार बार होते कैसे है? तो फिर तू कहीं तो मिट्टी में हाथ डालती होगी, तो उसके सिवा ऐसे वैसे। अरे यार ये क्या चल रहा है? तो मैं बोला लेट मी टॉक टू हर। मम्मी को बोला, मम्मी ने सब कहानी हो गया बोल के बोला हो गया आपका? सेम हियर। हो गया आपका? बोला हो गया। तो रुको। मम्मी एकदम नक्सोमी का टाइप्स, एकदम सिट गेट अप सेट ऐसे था। तो मैं बोला हो गया, अभी उससे बात करने दो। हाँ अब आगे बात करो। तो वो समझ जाती है कि भैया अभी ये होम्योपैथ है, इसकी पूरी केस लेगा, तो वो चुप हो गए। तो मैं बोला हाँ बोलो बेटा क्या होता है? बोले हाँ वही होता है, मम्मी ने बताया, वो सब ऐसे हो जाता है, क्रैक हो जाता है, देखो इधर क्रैक है ऐसा। बोले दर्द होता है इसमें? हाँ सर बहुत दर्द होता है मुझे सर, यहाँ पर ना मतलब मैं लिखती हूँ ना तो लिखने में बड़ी दिक्कत होती है सर, मतलब तो उस वक्त में उसकी मम्मी की सर नहीं, वो मतलब उसको फिर पेपर लिखने में दिक्कत हो जाती है सर, पेपर में फिर उसको प्रॉब्लम होती है। बोला अच्छा। बोला अरे तो आई न्यू कि उसका ब्रदर वाज सम टॉपर इन सम क्लास, 94-95 मिले थे। तो मैं बोला just so I imagined कि her brother being some scholar, some you know brilliant child, so ऐसा कोई हमारे सिबलिंग्स में कोई एक टॉपर रहता है ना, तो दूसरे आप
शेडो हो जाते हैं, यू नो दे गेट शेडो, राइट। कि तू भोंदू है, तू चुप है, तेरे को नहीं समझता। हाँ, ऐसे दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड अ पर्सन। वी इमेजिन इन अ फैमिली इफ अ सिबलिंग इज, तो आई जस्ट सेड कि जीशन इज a brilliant guy, he is such a topper, so इसका कैसा है? तो उसकी माँ बोली ये तो उससे भी होशियार है। बोला क्या बात कर रहे हो? बोले वो 94 वाला था। बोले वो तो 94 लाया था ना। ये 96 97 लाया था। वाह कसम। बोले ओह माय गॉड। ऑफ कोर्स शी वाज स्टिल इन 6 7, वो 10वीं 12वीं के बाद थी, उसको 94। लेकिन इस लड़की को उन जो भाई लोग हैं, क्योंकि मम्मी नक्सोमी का क्यूप्रम टाइप, पढ़ाई करो 94 आना चाहिए, 95 आना चाहिए, और वो बेचारा भाई उसका 94 95 लाता है, और ये देखो उससे ऊपर 96 97 लाती, एकदम टॉप। ओ माय गॉड। तो जैसे ही 96 97 मेरे दिमाग में बोला अरे यार ये तो मस्त रेमेडी है कोई, मतलब वो बोला इसके बारे में बताओ। नाउ आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पर्सन इन दिस इज के यू ट्राई टू टेल मी व्हाट शी लाइक्स, व्हाट शी डज। सो यू आस्क्ड हर मदर। हाँ, तो बोली सर ये इतनी मस्त लड़की है, एकदम अच्छी लड़की है, शी इज मतलब शी जहां पर भी जाएगी एक्सेल करेगी, एक नंबर। मतलब सर आप इसका ड्राइंग देखेंगे ना, आप दंग रह जाएंगे, इतनी मस्त ड्राइंग है। ड्राइंग में भी आर्ट एबिलिटी हो, ये मतलब ये रूब्रिक्स अपने दिमाग में आते हैं कि भैया आर्ट एबिलिटी ओके ऐसा। ड्राइंग इसकी इतनी मस्त है, गेम्स में भी ये फर्स्ट। ये जितने भी फीचर्स बता रहे हैं इसमें कार्सिनोसिन की झलक है। कार्सिनोसिन इज वन ऑफ द रेमेडीज जिसमें कि आर्ट एबिलिटी बहुत है, आर्टिस्टिक होती है, टेस्टफुल। टेस्टफुल से मतलब ये है कि टेस्टफुल मतलब ये वाला टेस्ट, नॉट ओनली दिस वन। ऐसा टेस्ट कपड़ों में दिखेगा, तो जो कपड़े की जो चॉइस होती है कार्सिनोसिन की वो बहुत डिसेंट और बहुत रिफाइंड होती है ना। उसके जो घर में आप जाएंगे तो जो चीजें जो खरीदेगा उसमें आर्टिस्टिक चीजें होंगी, खूबसूरती होगी, नेचर से रिलेटेड ना, खूबसूरत। तो यहाँ पर भी उसकी झलक मिल रही है कि आर्ट बहुत अच्छा करती है। आर्ट बहुत अच्छा करती है। गेम्स में जाएगी तो गेम्स में भी फर्स्ट सेकंड में आती है, वो इसमें भी ये है, उसमें भी ये है। उसकी पढ़ाई में तो उसको पूछे मत, बोले उसको फर्स्ट ही आना रहता है। क्या बात है। बोले अगर 1-2 मार्क कम हो जाए तो ये रोने लग जाती है। बोला वाह वाह, ऐसे बच्चे हमारे घर क्यों नहीं। उसके लिए आपको नक्शा का बनना पड़ेगा सर, स्टिक लेके। मैं बोला यार ऐसे कैसे बच्चे होते हैं, 96 मिलता है और रोते हैं कि 1-2-4% कहाँ गए। मैं बोला ऐसे कैसे बच्चे। कुछ लोग 74 yes, 47 पास हो गए। तो दिस वाज, आई वाज enamored by that girl कि oh my god she is such a darling baby. I said wow. Now जैसे ये सब फीचर्स जो है कार्सिनोसिन के, कार्सिनोसिन इज सच अ ग्रेट गर्ल। सो ऑफ कोर्स अभी इसकी केस में डोमिनेशन दिख रहा था, मुझे भी थोड़ा सामने ये नक्स ओमेगा टाइप मदर दिख रही थी। डोमिनेशन हो सकता है, तो आई जस्ट ट्राइड टू यू नो confirm my domination. How I confirm my domination? I was nearly settled upon carcinosin just because ये केस इसीलिए सिलेक्ट किया कि इट इज अ स्किन केस एंड इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एब्सोल्युटली लाइक कार्सिनोसिन. सो आई जस्ट आस्क्ड कि डरती किससे, पापा से कि मम्मी से? तो फट से उसने मम्मी के पास देखा एंड सेड नहीं किसी से नहीं. तो ये भी होता है कि हाउ कम यू कुड टेल इन फ्रंट ऑफ योर मदर के आई नॉर्मल रिएक्शन. सो इट इज अ नॉर्मल रिएक्शन कि जस्ट टू कीप हर मदर्स गुडविल शी इज सेइंग नो आई डोंट फियर एनीबॉडी. मैंने पूछ लिया, मैं आई डायरेक्टली आस्क्ड दिस इज हाउ यू शुड बी रीडिंग. आई सेड आप तो बहुत स्ट्रिक्ट लगते हैं, आपसे डरती होगी. तो वो बोली नहीं सर, ये मेरे से बहुत फ्री है, सब मेरे से शेयर करती है. बोला हाँ लेकिन पापा से डरती है.
ओह यस आई गॉट द डोमिनेशन। यस। बोले यस पापा से डरती है। बोला पापा से डरती है मतलब क्या, मीन्स व्हाट, प्लीज एक्सप्लेन मी, डरती है मतलब क्या। तो बोले जैसे अभी अगर कुछ मैं हस्बैंड आते हैं मेरे घर पे तो उनको मैं बताती हूँ कि सर ऐसा हुआ वैसे हुआ, अगर इसकी कुछ गलती उसमें दिखाई पड़ रही है कि इसने कुछ ऐसे कर दिया या फिर कुछ ऐसा हो गया जिसकर से वो डांटेंगे तो ये बोलती मत बता पापा डांटेंगे, मत बता पापा डांटेंगे। मम्मी को बोलती है हाँ। ऐसा वो। अच्छा मतलब उसकी कुछ काली करतूत बाहर निकले इसीलिए मम्मी को बोलती वो मत बोल, डोंट टेल दैट वुड एक्सपोज मी एज अ बैड गर्ल, प्लीज शो मी एज अ गुड गर्ल। ओके तो आई सेड हाउ इज शी इन शेयरिंग, you have learned if it is a carcinogen would share for sure. She said yes sir, she is such a nice girl कि every time if she takes something to eat, मतलब अगर खाने के लिए कुछ उसने लिया तो वो बोलेगी भाई के लिए भी लो, भैया के लिए भी लो। क्या बात है। वो बोला अरे पक्का है carcinogen, पक्का है। तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि इन केस होता है कि भैया के लिए भी लो, लेकिन इन केस अगर एक ही चीज है, एक ही चॉकलेट है तो क्या करेंगे। तो बोले फिर नहीं देगी सर, फिर ये नहीं देगी, वो मेरे से झगड़ा करेगी, जाओ भैया के लिए लेके आओ, मैं मेरा नहीं दूंगी। मतलब अच्छा बना रहना है। अच्छा तो बना रहना है लेकिन किस कॉस्ट, लेकिन मार्टीडोम सॉरी बॉस, मार्टीडोम नहीं कर। सॉरी बॉस, खुद का चॉकलेट नहीं देना है। भाई के नाम पे मैं बलिदान नहीं करूंगी। मैं बोला अरे बोले ये तो वो अबाउट टर्न हो गया। फिर मैं बोला अभी 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 थोड़ा सा इसको ये कहानी में ट्विस्ट आ गया। कहानी में ट्विस्ट आ गया। बोले सर वो वैसी नहीं, वैसी वो चालू है सर। बोला अच्छा, बोला पापा से डरती है तो फिर पापा, बोले नहीं सर वो पापा के सामने एकदम जैसे पापा कैसी ये छोटी है ना, हाँ। तो इससे पापा को ये है लगाव है, मतलब प्यार है, इसके लाड करते हैं। हाँ। तो फिर इसीलिए ये किसी को पापा के सामने हमेशा पापा मेरे को 96 मार्क मिले, देखो मेरे ये 3 मार्क कम हो गए ऐसे तैसे, फिर पापा बोलेंगे अरे बेटा जाने दो बेटा, कोई बात नहीं बेटा, अच्छे मार्क आए बेटा। नहीं पापा मेरे 3 मार्क कम आए, ऐसा वैसा। एंड तो फिर जितना वो 3 मार्क कम आए करके ये करे उतना पापा उसको अरे नहीं बेटा मेरे कितना अच्छा बेटा, अरे मेरा राजा, अरे मेरा राजा बेटा। बोला ओ ऐसी बात। बोलो फिर लेकिन अगर पापा से कुछ मांगना है, पापा कभी डांट देते तो ऐसे वैसे, तो फिर बोले वो जाके बराबर उनको मना लेती है। ये मनाने की जो टेक्निक है ना, टेक्निक ये कार्सिनोसिन के अंदर नहीं होती। कार्सिनोसिन सामने वाले ने बोल दिया ना तो वो आंख बंद करके कूद जाएगा, आंख बंद करके कूद जाएगा, दौड़ जाएगा। क्योंकि वो जो डोमिनेशन है, प्लीज करना है, वो करते करते आप बोलो मैंने सुना, आप बोलो मैंने सुना, आप बोलो मैंने सुना, और झुकेगा और झुकेगा, जितना चाहिए झुक जाएगा। हाँ। ये इतना बढ़िया सा मामला। अरे तो बोला ये कार्सिनोसिन नहीं है। बोला भाई के साथ में कैसी, अभी ये छोटी लड़की है वहीं पर मैं बोला मैं कार्सिनोसिन होनी मुश्किल है। भाई बड़ा है, भाई बड़ा, वो तो वो बड़ा है भाई उसका, वो मैच्योर है, मतलब वो शायद कार्सिनोसिन है। हाँ, पहला बच्चा अक्सर कार्सिनोसिन बनता है फैमिली का। तो वो बोला बड़ा है, लेकिन बोलो उससे उसके साथ हाँ उसके साथ झगड़े तो होते, उसकी झगड़े करती है, उसके साथ लड़ती तो है। भाई बहन का है, चलता है अभी वो थोड़ा सा, वो फिर है ये है तो और फिर उसकी शिकायत पापा से करती है। बोला अरे तेरी तो जो पापा से जो शिकायत कर रहा है वो कार्सिनोसिन होने के लीस्ट चांसेस, क्योंकि कार्सिनोसिन तो चाहेगा कि हार्मनी हो, मम्मी पापा से बात करें, मैं भाई से बात करूं, भाई मुझसे बात करे, सब एक दूसरे को चाहे, सब एक दूसरे को वाह बोले, सब एक दूसरे के साथ रहे। ये कार्सिनोसिन की ड्राइव है। यस, दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड अ रेमेडी और अंडरस्टैंड अ पर्सन। अगर आपको रेमेडी ऐसे मालूम हो कि ये बंदा ऐसे करेगा ही नहीं, अगर ये देशभक्त बंदा है
तो देश के खिलाफ एक अठन्नी भी इधर से उधर करेगा ही नहीं। पेड़ काटो, पेड़ से फूल लो तो फिर से वो फूल देता है, फिर पेड़ से एप्पल निकालो वो फिर से एप्पल देता है। तो ऐसा ये तो कर नहीं सकती ना इस केस में। इस केस में ये बच्ची ने मैनेज कर लिया, इस बच्ची ने ऐसी मतलब क्या है, चॉकलेट उसके लिए भी लो आप, मतलब पेरेंट्स को लग रहा है कि इसको देखो कितनी अच्छी बच्ची है, उसके बारे में सोच रही है, कंसर्न है, सबके बारे में कंसर्न है। मतलब पेरेंट्स ने तो इतना ही देखा ना कि ये कंसर्न है, बाकी सबके लिए ले लो, उनके लिए भी चॉकलेट लो, अकेली नहीं खाती, मतलब सब लोग शेयर करके ऐसा शेयर करना है इसका। लेकिन एक चॉकलेट तो नहीं दे रही है, अपनी चॉकलेट नहीं दे रही है, तो ये कार्सिनोसिन नहीं है, लेकिन इसने मैनेज कर लिया कि उसके पेरेंट्स समझे कि ये कार्सिनोसिन है। मतलब पूछा ना ये लड़की कैसी, तो बोले सर इतनी अच्छी लड़की है मेरी, इतनी इसकी जैसी लड़की नहीं देखी मैंने, तो सो गुड गर्ल। तो एक केस टेकिंग का एक छोटा सा टिप है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर ट्रेट मिलता है किसी का, फॉर एग्जांपल इसमें केयर है, भाई के लिए केयर है कि भाई के लिए भी लो, और कार्सिनोसिन भी केयर कर रहा है, उस केयर को आपको थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा। और ये किस तरीके की केयर है, क्या ये सेल्फलेस केयर है, क्या अपने आप का बलिदान करके दे देती है, कि इस तरीके से जिस तरीके से ये कर रही है। देखो कैसा है ना, आप कितने अच्छे हो, मतलब ये जो अच्छाई का जो अगर हमें ना पहचानना है कि कौन कितना अच्छा है, तो जब अच्छा समय होता है, अच्छा टाइम होता है, सारी चीजें अच्छी होती है, तब अगर आप अच्छे हो तो कोई बड़ी बात बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब समझो कोई बहुत टफ सिचुएशन है, आपका जो टाइम चल रहा है बहुत टफ है, आपके पास सारी चीजें अच्छी नहीं हो रही है सराउंडिंग में, उस कठिन समय में फिर भी आप अच्छे हो तो आप अच्छे हो। तो इस केस में वैसा नहीं है, इस केस में थोड़ा सा अलग है। तो कार्सिनोसिन ऐसे होता है ना कि यार हस्बैंड इतना, अभी क्या वर्ड यूज करो उसके लिए, वो हस्बैंड इतना गलत है, अब्यूज कर रहा है, हाँ इतना एडवांटेज ले रहा है, इतना डोमिनेट कर रहा है, इतना डिक्टेटोरियल, इतना सेल्फिश है, ठीक है, कैरेक्टर भी उसका गलत है, राइट, फिर भी वो उसके तरफ गलत नहीं कर कुछ सोच रही है, अच्छा ही सोच रही है उसका। तो ये टफ सिचुएशन है और फिर भी अच्छा कर रहा है। बच्चों में भी वैसे होता है कि छोटा बच्चा बहुत तंग करता है, बहुत हर चीज छीन के लेता है, फिर भी कार्सिनोसिन उसकी तरफ अच्छा रहता है, उसकी कंप्लेंट नहीं करता, फिर भी उसकी देखभाल करेगा। अगर मदर चली गई है कहीं मार्केट में चली गई है और छोटा बच्चा हमेशा बड़े बच्चे को, जो बड़ा बच्चा कार्सिनोसिन है, बड़े बच्चे को तकलीफ दे रहा है, परेशान कर रहा है, और जब अकेला घर में कोई नहीं है तब तो चांस है ना उसको अपने मन के मुताबिक उसको ट्रीट करो, लेकिन उस वक्त भी उसका ख्याल रखेगा। ये बोगर साहब की का मैसेज है कि वो कभी चेंज नहीं होता, उसके कपड़े चेंज हो सकते हैं, करेक्ट ना, कपड़े चेंज हो सकते हैं, लेकिन उसका जो कैरेक्टर है, जो उसका दिल है, वो वही रहता है, वो हमको जानना है। तो अभी इसमें मेरे को ये ट्विस्ट मिला, बोला ये इतनी ऐसे देख के आपको लगे कि ओ माय सोना, सच अ स्वीट गर्ल, सच अ स्वीट गर्ल, सच अ स्वीट गर्ल। और वो सबसे मम्मी से तो दिख ही रहा था वो कितना कैरेस निकाल रही थी, पापा से भी कैरेस निकाल रही है, अपने बड़े भाई से भी कैरेसिंग निकालती है, अच्छे मार्क लाती है ताकि सब लोग कैरेस करे। कार्सिनोसिन भी करता है ताकि कैरेस मिले, कैरेसिंग डिजायर टू बी कैरेस्ड, पल्सेटिला भी है, कार्सिनोसिन भी है। चिल्ड्रन नेम में मुझे लगता है दो ही है, वो नहीं देखना है, वो ठीक है ना, हाँ, लेकिन मेन ठीक है दोनों की, लेकिन कार्सिनोसिन और पल्सेटिला ये दोनों के दोनों कैरेस्ड बीइंग में है, लेकिन कार्सिनोसिन मार्टिर वाला बंदा है और पल्सेटिला सेल्फिश वाला बंदा है। पल्सेटिला आप बोलोगे कि सर पल्सेटिला सेल्फलेस भी है और सेल्फिश भी है, तो दोनों जगह पर कैसे है, क्योंकि वो पल्सेटिला के सामने एक छोटा सा एस्ट्रिक्स है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। मतलब जनरली पल्सेटिला सेल्फलेस हु ऐसे दिखाता है, हाँ, और बहुत ज्यादा दिखाता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कभी कभी तो ना, वो जैसे LIC की जिंदगी के साथ भी जो होता है ना वाला जो भी, तो उसमें ब्रैकेट में टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब ये जो है ना एक्चुअली ये जो पल्सेटिला और फास्फोरस है ना, ये जो होता है ना, कुछ आप कुछ और हो कुछ और दिखा कुछ और रहे हो, इसको हिपोक्रेसी बोलते हैं। तो कभी कभी ना दो चीजें होती है, फास्फोरस भी वैसे ही है, डिलीजन नोबल ही है, मतलब सबके साथ फ्रेंडली है, यारों का यार फास्फोरस ऐसे सोचते हैं ना, तो वो फास्फोरस मैनेज करता है ऐसे दिखाना कि मैं कितना अच्छा हूं,
मैं कितना यारों का यार हूँ, उसी तरह पल्सटीला भी दिखा के मैं मैनेज कितना प्यार करती है करती हूँ सबसे। कि मैं कितनी प्यारी हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ। ये पल्सटीला भी दिखाने की कोशिश करती है। ये होता है क्या, ये होता है उसका हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी। फॉस्फोरस आपको बता दो, फॉस्फोरस भी ऐसा ही है कि मैं कितना दान देता हूँ, कितना हेल्प करता हूँ लोगों को, दोस्तों को कितना देता हूँ। अरे रास्ते पर ऐसा कोई देख लेना तो मेरा जान सर ये हो जाता है कि अरे कैसे बेचारा इतने धूप में बैठे और फॉस्फोरस ऐसा होता है ना जो सबको हेल्प करता है, फोटो निकालता है, फेसबुक पे डालता है कि ना, मतलब ये बेनोवलेंट होता है उसका, बेनोवलेंस होता है फॉस्फोरस का। Yes. कि वो उससे भी बहुत सारे दोस्त जोड़ लेता है। फेसबुक पे कमेंट आएगा, अरे कितना हेल्प करता है यार, ये कितना दोस्तों की हेल्प करता है, कितना दान पुण्य करता है। लेकिन वो जितना करता है उससे ज्यादा दिखाता है ताकि वो इमेज बनी रहे। यस, तो अगर आप आज जिस तरीके से हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करिएगा, तो कार्सिनोसिन का जो रूब्रिक्स का जो चार्ट है वो आप प्लीज निकालिएगा जाकर के आज इस सेशन के बाद में। कार्सिनोसिन का चार्ट जब आप देखेंगे तो आपको हार्डली एनी नेगेटिव रूब्रिक मिलेगा। और पल्साटिला को जब आप कंपेयर करेंगे साथ में, तो पल्साटिला में इतने सारे नेगेटिव रूब्रिक्स आपको मिलेंगे, मैनिपुलेटिव, सेल्फिश, डिसीटफुल, हिपोक्रेट। तो इस तरीके की चीज, हाँ, यूजुरर। तो इस तरीके की चीजें पर्सन को डिफाइन करती हैं और वो पर्सन के साथ साथ में चलती हैं, वो चेंज नहीं होती हैं। और ऐसा भी कृष्णा ने बोला कि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, इन अपोजिट सर्कमस्टेंसेस, कार्सिनोसिन किस तरीके से बिहेव करेगा, पल्साटिला किस तरीके से बिहेव करेगा, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाय वन क्वेश्चन ट्राइंग टू डिफाइन दैट इमोशन। जैसे उसने पूछा कि अगर इसके पास में एक ही चॉकलेट है तब क्या करेगी, तब उसकी मदर ने पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। और वहीं से ही कार्सिनोसिन और पल्साटिला डिफरेंशिएट हो गई। डजंट मैटर अगर कार्सिनोसिन का पेशेंट भी वही कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस लेकर के आता और वही पेशेंट पल्साटिला का आता कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, दोनों को कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है। लेकिन दोनों को डिफाइन क्या करेगा, उनका कैरेक्टर, उनका विल, उनका इंडिविजुअलाइजेशन, जैसा अभी हम लोगों ने किया, करने की कोशिश की। ये विल ही है ना। विल मतलब क्या, अंदर के एक्टिव डिजायर है, एक्टिव जो एक्शन लेती है, जो कर जाती है। जैसे कार्सिनोसिन मार्टिर हो जाता है, वो दे देता है, सामने वाले को निछावर कर देता है। और इसका विल वैसा नहीं है। इसका विल बोलता वाओ मेरा चॉकलेट नहीं दूंगी, बस मेरा नहीं दूंगी, उसके लिए वापस लाओ ना उसके लिए, अरे खुद का देना, इतना तकलीफ हो रहा है। ये पल्साटिला और फास्फोरस जो है ना, वो इतने अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं ना, इतने अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं कि पल्साटिला भी ना, एक पल्साटिला का क्या होता है कि एक बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है उसका एक लाइफ में, एक कुछ और बड़ी चीज ऑब्जेक्टिव होती है, बड़ी चीज हासिल करने की ऑब्जेक्टिव होती है। जैसे प्यार, दुलार, पैसा, केयर चाहिए, सब मुझे मिले। रिमेन द सोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, तो दैट इज पल्साटिला, हाँ, अफेक्शन। तो पल्साटिला हमेशा क्या करती है ना, पल्साटिला ये जो बड़ी चीज चाहिए ना, या फिर शायद हो सकता है कि दादाजी से प्रॉपर्टी चाहिए, तो दादाजी को बहुत ख्याल रखो, उनका बहुत मतलब खुद की सारी चीजें साइड में करके दादाजी का ख्याल रखो। फिर सेल्फलेस तो हो गई ना फिर सेल्फलेस, selfless बन जाओ। फिर हो गई ना सेल्फलेस। अगर दादाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो दादाजी तो सोचेगा यार इसकी सब मुंबई में सारी चीजें छोड़ के आती है हेल्प करने को, मेरी सेवा करने को आती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसके पीछे ये बार्गेनिंग होता है पल्साटिला की। बड़ी चीज लेनी है, इसके लिए छोटी छोटी चीजें कुर्बान करो, अपने हिस्से का कुर्बान नहीं करना है। तो ये इसलिए ना सेल्फलेसनेस बहुत दिखता है उसका। लेकिन अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, कभी मुझे ऐसे ही लगता है कि सेल्फलेसनेस में पल्साटिला बाद में ऐड करी गई है, लेकिन बहुत अच्छा है वो, क्योंकि वो बहुत दिखता है पल्साटिला का। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पल्साटिला और फास्फोरस हमारे प्रूवर्स को भी मैनेज कर चुके हैं, ऐसा देखा प्रूवर्स को भी मैनेज कर चुके हैं कि हम कितने अच्छे हैं। क्योंकि फास्फोरस अगर हमारा स्कूल छोड़ा जाए तो बाकी सब स्कूल में ऐसे ही सोचते हैं कि यारों का यार है, दोस्त है, अच्छा है, ये है, लेकिन नहीं है। सबसे बिजनेस माइंडेड, सबसे हिपोक्रेट फास्फोरस होता है, वैसे सबसे हिपोक्रेसी वाली पल्साटिला होती है, सबसे हिपोक्रेसी। लेकिन वो बार्गेन करती है और कहीं कहीं पे सेल्फलेस दिखाती है, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा सेल्फिश मोटो हमेशा होता है उसका। सो उसको मैंने पल्साटिला 200 3 डोज दिए और एसएल दिया। नेक्स्ट 15 डेज में उसकी मम्मी टाइप थी एकदम, 15 डेज में वापस लेके आई। सर हाथ का तो ठीक है, अभी तो ये है। मैंने उसको बोलता हूँ, मैं यूजुअली कोई कोकोनट ऑयल
मैं यूजुअली कुछ मॉइस्चराइजर यूज करने को बोलता हूँ एंड माय फेवरेट मॉइस्चराइजर इज कोकोनट ऑयल. दैट इज व्हाट आई ट्रस्ट इन मैक्सिमम skin diseases. Yes. Yes, yes. Pure coconut oil. Pure coconut oil is the best what I prefer. Not any medicated tubes, not any steroids, कुछ नहीं. मैंने सब दवाइयाँ बंद कर दी थी और she was fine, cracks नहीं हुए, खुजली नहीं थी and उसको कुछ throat bit का भी प्रॉब्लम था. She was fine. 2-4 follow up. I didn't repeat the dose. I suppose till winter she was fine, चकाचक. तो मम्मी उसकी आ गई कि अभी विंटर आने वाला है तो अभी उसको होगा क्या, क्योंकि विंटर में इसका बहुत हाल खराब हो जाता है, पूरा हाथ भी एकदम से क्रश हो जाता है. तो देन आई वाज श्योर कि अपनी रेमेडी काम कर रही है. फिर तो विंटर में कोई दिक्कत नहीं विंटर होगा. फिंटर से कुछ फर्क नहीं पड़ता. मैं बोला बिल्कुल कुछ नहीं होगा, अगर कुछ हुआ तो उसकी मास्टर की अपने पास है. Yes. एनी टाइम कभी भी कोई ताला खोल देंगे. Yes. क्योंकि अभी लेकिन अभी जो क्या बोलते हैं, जो राक्षस की जो जान है ना, क्या बोलते हैं, जो तोता. चिड़िया, तोता जो है हमारे पास में, तोते की गर्दन हमारे पास में आ कभी गई. भी मुरड़ देंगे तो मर जाएगा. हाँ. तो लेकिन वो ठंडी में भी, मतलब वो उसके पहले लेने आई थी कि ठंडी में ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ठंडी में भी कुछ नहीं हुआ. बाद में भी कभी 1-2 बार आई, लेकिन उस प्रॉब्लम के लिए अभी तक वापस कभी नहीं आया. अभी मुझे लगता है 2 साल हो गए. शी इज तो एब्सोल्युटली पल्साटिला, फास्फोरस, लाइकोपोडियम, सल्फर, इस तरीके की कई सारे दवाइयां जो कि कार्सिनोसिन आसपास आती हैं, स्टेफिसेरिया, इग्नेशिया, तो उन सब के हम लोगों ने कई सारे वीडियोस बनाए हैं. और जो पेशेंट का जो कैरेक्टर होता है इग्नेशिया के, कार्सिनोसिन के, तो उन वो वीडियोस हम लोगों ने बनाया और बहुत सारे केसेस का ऐसे ही हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है डिफरेंशियल्स के साथ में, और उसका यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है. तो आप चाहें तो वो सब्सक्राइब करके देख सकते हैं. HHF होम्योपैथी इन हिंदी. हिंदी. 3 nice men. 3 nice men. So we are 3 nice men. Yes. So third nice man, The third Dr. nice Shri man Krishna in this Dafle. case, Dr. Shri Krishna Dafle. मैं फर्स्ट हूँ. थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, अभी फर्स्ट है. First will be the last and last will be the first. तो ये केस है. एक यंग लड़का है जो उसका ग्रेजुएशन होके मतलब पढ़ाई खत्म करके शायद फर्स्ट या सेकंड जॉब है उसकी. तो वो बंदा है यूपी से. तो वो आया मेरे पास और उसको पूछा यस बताओ क्या है. तो आके बैठा अच्छे से और फिर बताया सर मैं ना 3 साल पहले मुंबई आया और फिर 15 दिन से ना मेरे सर में इरप्शन चालू हो गए. मुंबई में आया 15 दिन से इरप्शन चालू हो गए. फिर सर सारे बॉडी पे हो गया सर, अब तो पूरा बॉडी भर गया सर. तो मैं गया, मेरे डैड ने बताया डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना है. तो उन्होंने बताया कि सर सोरियासिस है. तो उनको दिखाया मैंने. तो देखो इतनी स्टार्ट हुई केस, बहुत ब्यूटीफुल केस है. ऑफ कोर्स इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी है हमारे पास सारे. हाँ, तो नवी मुंबई सेशन में दिखाया था ना. हाँ, ये HHF नवी मुंबई सेशन में दिखाया Yes, था. yes. तो मुझे याद देख ना जो द वे दिस केस स्टार्टेड, विद इन 2 minutes वी गॉट द व्हाई ऑफ द केस. इन द बिगिनिंग इटसेल्फ ही सेड कि क्या कि सर मैं जब आया मुंबई पहली बार 15 दिन में इरप्शन चालू हो गए. तो तुरंत हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए कि मुंबई में क्या प्रॉब्लम हो गया यार इसको. तो बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट या बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग भी बोलेंगे कि शायद इसको मुंबई का क्लाइमेट, सूट मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, pollution especially. all those things which are not scientifically proven. हाँ हाँ. क्योंकि सारे यूपी से जो आए उनको होना चाहिए ना. मुंबई में सबसे ज्यादा लोग आते हैं यूपी से. यूपी से तो सबको होना चाहिए ना. तो इसको ही हुआ तो मतलब कुछ क्या विक्टिम बना दो, हाँ. वेदर को विक्टिम बना दो और वेदर को बना दो, पॉल्यूटेंट्स को बना दो. और चलते रहे फिर डिसीज. टेंशन नहीं है, हाँ. मुंबई के नाम पे बिल फाड़ते रहो. तो उसको तुरंत क्वेश्चन मैंने पूछा फर्स्ट मिनट में ही. मतलब जैसे उसके 2 सेंटेंस हुए 3 सेंटेंस हुए, मैंने उसको क्वेश्चन पूछा क्यों मुंबई पसंद नहीं है. हाँ. ऐसे क्वेश्चन पूछा. तो उसने बोला नहीं सर मुंबई पसंद नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बता दूं क्योंकि जैसे मैं आया उसके 15 दिन के बाद ही इरप्शन चालू हो गए. फिर मैंने ट्रीटमेंट लेना चालू किया, ऐसा वैसा ये वो, लेकिन सर अभी तो पूरा बॉडी भर गया. तो उसने दिखाया पूरा बॉडी, पूरा पेट भरा है, पैरों पे सर पूरा भर गया है, बैक पे सब पैचेस, Psoriasis. सोरियासिस.
तो बोला सर अभी तो बहुत बढ़िया, बहुत परेशान हो गया, टेंशन आ गया, बहुत ऐसा। तो मैंने, अच्छा ओके ओके। तो उसको पूछा, फिर धीरे धीरे ना तो उसको पूछा कि ना नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है लेकिन क्या हुआ, मतलब मुंबई से यहाँ पे आए तो कहाँ से हो? तो उसने बोला सर मैं बेसिकली मैं यूपी से हूँ, तो मैं यहाँ पे आया। तो मैंने बोला अच्छा, तो मुंबई का यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, बेसिकली मुझे यहाँ पे जॉब मिला तो मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तो मैंने बोला तो यूपी में मिलता तो अच्छा होता। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो इसको मुंबई में जॉब मिली, बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब मिली है। तो ये भी समझ में आता है कि यार इतनी अच्छी टॉप लेवल की कंपनी में, वन ऑफ द कंपनी, टॉप 5 कंपनीज होगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो उसमें इतना अच्छा जॉब है। तो जॉब को लेके भी परेशानी नहीं है, कुछ और परेशानी है ना, इसका स्ट्रेस लेवल हमें समझना है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या लाइफ में। तो उसने बोला कि सर मैंने उसको पूछा कि यूपी में मिलता जॉब तो अच्छा था ना? बोलता नहीं सर यूपी में ऐसे मिलता नहीं है, इतनी कंपनीज है नहीं। तो दिल्ली में? बोला हाँ सर दिल्ली में मैं सोच रहा था कि दिल्ली में मिल जाए। मतलब क्यों दिल्ली में क्यों? सर घर से पास में है ना। घर से पास में मतलब सर मैं यूपी के बॉर्डर लाइन पे हूँ,